हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो थर्ड चैप्टर 8th क्लास का, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वेलकम वगैरह करने में, तो हम एक्सरसाइज जो है आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की बुक्स में उसी को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहते हैं? सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मैन मेड फाइबर्स। जो भी मैन मेड चीज़ होती है ना, वो सारी सिंथेटिक होती है। ठीक है, जो फैक्ट्रियों में बनती है वो सारी मैन मेड होती है। एंड आर प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल्स। जिसको केमिकल से बनाया जाता है वो सब सिंथेटिक है। मैन मेड दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। किस तरह से बनाया जाता है? छोटी छोटी यूनिट से बनाया जाता है, जिनको एक चेन में बांध के और फिर हम उससे फाइबर्स बनाते हैं, है ना। हमने किया भी था पहले कि जैसे पॉलीएस्टर है, इसमें बहुत सारी एस्टर्स यूनिट को ज्वाइन करके पॉलीएस्टर बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट आंसर बताना है आपने। ठीक है, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से अलग है। क्यों है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले रेयन की जब बात आई गई है तो हम इसकी समझ लेते हैं जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं। रेयन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है रेयन वुड पल्प के। ठीक है, वुड पल्प। रेयन अगर कॉटन को मिक्स कर दें तो बेडशीट बनता है। रेयन अगर वुल को मिक्स कर दें तो कारपेट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, रेयन डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से किस तरह से? इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी? क्योंकि ये वुड पल्प से मिलता है ना, ये बेसिक है। वैसे तो हम किसी भी चीज़ से हम कोई भी उसको बुन के हम कोई भी नेचुरल फाइबर की तरह बुन सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम सपोज हम इससे कारपेट बना रहे हैं या बेडशीट बना रहे हैं तो वोवन तो हो गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वुड पल्प से हमें मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, और दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। कौन से रॉ मटेरियल से बनता है? पेट्रोकेमिकल्स से। जो भी सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे बन सकता है। तो क्योंकि आपने जैसे रॉ मटेरियल, जैसे नाइलॉन का क्या है, प्लांट और एनिमल का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कोयल और वाटर एयर से मिलके नाइलॉन बन जाता है, जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, है ना। इस तरह से रेयन को वुड पल्प से बनाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर्स किससे बनता है की बात करें तो वो पेट्रोकेमिकल से बनता है। ठीक है, ये याद कर लेना आप। सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल से बनता है। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए। क्या है प्लास्टिक? प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है ना। सभी सिंथेटिक फाइबर क्या हैं? पॉलीमर्स हैं, मोनोमर्स से ज्वाइन करके बने होते हैं। तो क्या चीज़ याद रखनी है इसमें? सभी सिंथेटिक फाइबर मैन मेड हैं और आर्टिफिशियल फाइबर कहलाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स की जो रॉ मटेरियल है वो है पेट्रोकेमिकल, और सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक की तरह पॉलीमर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ एग्जाम्पल देने हैं, आपने बताना है कि नाइलॉन फाइबर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, नाइलॉन की बात चली है तो नाइलॉन को पढ़ लेते हैं। नाइलॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, जो नाइलॉन होता है चिकना दिखता है, बहुत सारा ऐसे, है ना, सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। 1931 में बना था ये रॉ मटेरियल से, प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल से, जैसे कोयल, वाटर और एयर को मिक्स करके नाइलॉन को बनाया गया था। अब नाइलॉन में फाइबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? नाइलॉन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जब चट्टानों की चढ़ाई करते हैं, पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, तो उससे रोप इस्तेमाल होती है उसमें, तो ये नाइलॉन से बनी होती है। पैराशूट्स भी नाइलॉन से बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देने हैं कि जिससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? सीट बेल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फिशिंग नेट के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम फिशिंग करते हैं तो बहुत सारी फिशेस उसमें आती हैं, है ना। अगर वैसा नॉर्मल नेट हो, कॉटन का नेट हो या किसी और चीज़ का, तो वो फट सकता है। नायलॉन का वो नेट होता है तो वो सारे वजन को झेल लेता है। स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स, रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी नायलॉन से ही बनते हैं। ठीक है, अब 4-5 एग्जांपल आपको पता चल गए। पैराशूट्स है, रोप्स है, सीट बेल्ट है, जब गाड़ियों में हम सीट बेल्ट लगाते हैं वो भी नायलॉन से बनी होती है।
तो इससे पता चलता है कि हमारा नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आप बुक खोल के बैठोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन इसे सुनने से आपको कम से कम नॉर्मल नॉलेज जो होती है उसी को लिखने की आदत हो जाएगी कि हाँ हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर से खाना मतलब स्टोर करने के फेवर में क्यों रहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करता खाने के साथ, कोई रिएक्शन ही नहीं बनाएगा तो कोई बैड प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। और दूसरा, वो लाइट वेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम उसमें डालेंगे तो वो खुद वजन नहीं बढ़ाएंगे उस चीज़ का, मतलब अपना खुद का वजन नहीं बढ़ाएंगे, और वो स्ट्रॉन्ग भी है। जो भी हम चीज़ डालेंगे वो उसको मजबूती से रखेंगे अपने अंदर। ईजी टू हैंडल एंड सेफ, वो क्या है, हैंडल करने भी आसान होते हैं और थोड़े से सेफ भी रहते हैं। ठीक है, सेफ किस लिए, बहुत महंगे भी नहीं आते, प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ गए कि वो रिएक्ट नहीं करते, लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ईजी हैंडल करना होता है और वो सेफ रहते हैं। मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है ताकि आप आसानी से इसे याद रख सको। पूरी लाइन बच्चे याद करने में थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, इसलिए मैंने ये बोल्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो अगर हम हीट कर दें तो वो आसानी से बेंट हो जाता है। ठीक है, वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ नहीं करते। मतलब अगर हम उसे एक बार हीट कर दें और बेंट करते तो बेंट हो जाता है, दोबारा अगर उसे हीट करें फिर बेंट करें तो फिर से हीट हो जाता है। वो होता है थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है उसके, पॉलीथीन और पीवीसी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, अगर हम उसको एक बार मोल्ड कर दें, किसी ढांचे में ढाल दें, तो हम उसे दोबारा से हीट करने पे सॉफ्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो, सेट हो जाता है, एक बार में ही सेट हो जाता है, दोबारा से नहीं हिलता। तो कैसे याद करोगे, थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट और प्लास्टिक साथ साथ काम कर रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक के बीच में कुछ भी नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में सेटिंग आ गई है, सेट हो गया है भाई, वो अब नहीं हिलेगा वो। दे लूज देयर प्लास्टिसिटी, वो उनकी जो लचीलापन है वो लूज हो जाता है। जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये दोनों चीज़ें क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आते हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से बताओ कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक, और बेकेलाइट और मेलामाइन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बेकेलाइट और मेलामाइन के ये पॉइंट भी याद कर लो, मैंने वैसे ही लिख दिया एक्स्ट्रा में। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। बेकेलाइट और मेलामाइन जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिसिटी के जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और खाने में जो बर्तन यूज़ होते हैं खाना पकाने के लिए उनके हैंडल्स में भी ये लगाया जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट के भी बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें से पास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जैसे सॉस पैन हैंडल होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक प्लग होता है, स्विचेस होते हैं, प्लग बोर्ड जो भी होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। हम अभी यही डिस्कशन कर रहे थे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बैड कंडक्टर है हीट का, और वो हीट को वो गर्म नहीं होता, हीट को लेने के बाद जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो गर्म नहीं होता। ठीक है, सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स। दोनों का पता चल गया, क्योंकि वो देखो एक ही लाइन को हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प कर मतलब यूज़ कर लिया। ठीक है, देखो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, ठीक है, पहले आपको पता था, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कौन कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। उनको सॉस पैन हैंडल में यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट के, उसमें से हीट पास नहीं होती, वो गर्म ही नहीं होता, पास कैसे होगी, वो खुद ही गर्म नहीं होता। इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच बोर्ड जो होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी का आपने बना के लिख देना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका, है ना। 8th है, categorize the material of the following products into can be recycled and cannot be recycled। आपने कैटेगराइज करना है मटेरियल को, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पूरा का पूरा इन्होंने एक लिस्ट बना दी
कि जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स है, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर है। देखिए प्लास्टिक टॉयज़, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक चेयर्स कैन बी रिसाइकिल्ड। जो मटेरियल रिसाइकिल हम नहीं कर सकते उसमें है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल और बॉल पॉइंट पेन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है, राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। देखिए समर में जब हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, अगर हम लोग भी खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉटन की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि कॉटन जो है ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा स्वेटिंग अब्जॉर्ब कर लेता है ना। हमें जब भी पसीना आता है, पानी निकलता है शरीर से, तो वो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम सिंथेटिक मटेरियल का या सिल्क का या कुछ वूल का ऐसा लेंगे तो वो क्या होगा, हमें और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो हम राना को क्या एडवाइस करेंगे, ये पूछ रहे हैं और क्यों करेंगे साथ में ये भी बताना है। राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स बिकॉज कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लॉथ्स। नॉर्मल सी एक चीज़ है ना, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना ना ही कुछ, नॉर्मल जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ड्यू टू समर्स, गर्मियों की वजह से, एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच इज़ ईजिली सॉक्ड बाय कॉटन, जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो आसानी से कॉटन सॉक लेता है। हेंस कॉटन क्लोथ्स आर मच बेटर देन द क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उन कपड़ों से जो सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपने वो एग्जाम्पल देने जिससे ये पता चले कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव नेचर के होते हैं। द मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेजिस्टेंस टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन। जो मीनिंग है नॉन कोरोसिव का, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस शो करता है, वो अपनी ताकत शो करता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन से आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे वो रिएक्शन ही नहीं करता, नॉन कोरोसिव कैसे होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे पता चलता है कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव नेचर का है। पहला, वो रिएक्ट नहीं करता फूड आइटम के साथ, अगर हम उसमें स्टोर करें तो। वो मॉइस्चर और एयर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। वो डिकम्पोज नहीं होता जब हम उसको लंबे टाइम के लिए कहीं पे गिरा हुआ छोड़ देते हैं तो ये एग्जाम्पल शो करते हैं कि जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। जो हैंडल होते हैं, ब्रिसल होता है टूथब्रश का, वो सेम ही मटेरियल का बना होता है। नो, द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक का बना नहीं होना चाहिए। दिस इज बिकॉज योर गम्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिसल शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। जो उसके ब्रश का जो वो वाला हिस्सा होता है जिसमें वो दांत से लगे होते हैं, उसकी जो वायर्स लगी होती हैं, ये वाला हिस्सा, इसको ब्रिसल बोलते हैं। ये क्यों सॉफ्ट का बना होना चाहिए, क्योंकि जो आपके गम्स हैं, दांतों को जो गम्स पकड़े हुए वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर ये वाला हिस्सा हार्ड होगा तो आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी माउथ में। तो जो ब्रिसल्स होते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल से बने होने चाहिए और इससे हमारे गम्स जो हैं वो हार्म नहीं होंगे, नुकसान नहीं पहुंचेगा। जबकि जो हैंडल होता है वो हार्ड मटेरियल से बना होना चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रिप जो है, वो पकड़ जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, एक हार्ड होनी चाहिए, एक सॉफ्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। अवॉइड करो प्लास्टिक को जितना संभव हो सके, इस पे आपने कमेंट करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और आप खुद सोचो कि क्या होना चाहिए, प्लास्टिक का किस तरह से कम करना चाहिए, इस कमेंट पे आप क्या बोल सकते हो। तो अब सुनिए, प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके इसे अवॉइड करो। मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो भी मटेरियल प्लास्टिक से बना होता है उसे हम डिग्रेड नहीं कर सकते, बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो। तो use of plastic has bad effect on environment. When the plastic are burnt, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. This plastic material, when eat up by the animal, choke their respiratory system. This can cause death of these animals. The waste plastic articles thrown here and there carelessly get into dirty water drains and sewers and block them. In the nutshell, plastic can be considered a threat to our environment. क्या कह रहा है ये कि जो इफ़ेक्ट है प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा होता है। जब हम इसे जलाते हैं तो पॉइजनस
फ्यूम्स निकलता है, गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एयर को पोल्यूशन करती हैं, पोल्यूट करती हैं। जो प्लास्टिक मटेरियल है, जब कोई एनिमल उसे खा लेता है तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एनिमल की डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, स्पेशली गायों को बहुत बार दिखाया गया है कि देखिए उन्होंने प्लास्टिक खा लिया। जो वेस्ट प्लास्टिक हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं वो वाटर को, जो ड्रेन्स होते हैं, सीवर होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से देखिए जो इंसान उसको साफ़ करता है वो भी तो इंसान ही है ना। आप इधर उधर फेंक देते हो, अपने ही द्वारा खाई गई चीज़ों के प्लास्टिक को आप यहाँ वहाँ फेंक देते हो। अगर आप उसे सही जगह पे डालो तो वो किसी दूसरे को कष्ट नहीं देगा, है ना। इतनी मेहरबानियाँ करें कि आप उस सारे मटेरियल को, जो भी प्लास्टिक आप फेंकते हो, उसको सही जगह पे फेंक दें, ठीक है। बाकी कि आप कुछ ठेका नहीं उठा सकते समाज का, तो कम से कम जो अपना है उसको संभाल के डालें, ताकि आपकी वजह से वो कहीं नाली में ना फंसे और कोई दूसरा इंसान जो नाली साफ़ कर रहा है वो उसको दिक्कत ना हो, है ना। हर इंसान की कदर करो, उसकी प्रॉब्लम को समझो कि उसे साफ़ करना उसकी मजबूरी है, लेकिन वो इतनी गंदे तरीके से गंदे हुई चीज़ को साफ़ करेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, सोचिए, है ना। तो इसलिए प्लास्टिक है उसको बाहर निकाल देना चाहिए बिल्कुल हमारी सोसाइटी से। जितना पॉसिबल हो सके हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो चीज़ें बायोडिग्रेड हो सकती हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, तो आपने इनको मैच करना है। देखिए पॉलीएस्टर क्या है, पहले टेफ्लॉन, रेयन और नायलॉन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब पढ़ो, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, जो ए है वो किसका हो सकता है, रेयन का हो सकता है। वुड पल्प से रेयन, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से रेयन बनता है, ठीक है। फिर है यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, अभी अभी हमने पढ़ा था पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स को किस में क्या बनते हैं, इससे बनता है नायलॉन। नायलॉन से ये बनते हैं पैराशूट्स, और ताकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये दिखाया जाता है कि नायलॉन बहुत मजबूत होता है, इससे पैराशूट्स और जो रस्सियाँ होती हैं या स्टॉकिंग्स होते हैं वो सब बनते हैं। मेक नॉन स्टिक कुकवेयर किससे बनता है, टेफ्लॉन से बनता है भाई। नॉन स्टिक कुकवेयर जो होता है वो टेफ्लॉन से बनता है। फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजीली, पॉलिएस्टर जो होता है वो ईजीली रिंकल नहीं, उसमें जल्दी से सलवटें नहीं पड़ती। तो 13 का आंसर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आपने समझ के करना है, क्योंकि मैं बहुत बार जो हमारी समरी है उसमें भी मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, देखिए वीडियो को रोकें और उसके बाद खुद सोचें कि किस तरह से हमारी जो सिंथेटिक फाइबर्स जो बनाते हैं हम, उससे हमारे फॉरेस्ट जो है कंजर्व हो रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट जो है वो उनकी रक्षा हो रही है, वो बच रहे हैं, इस पे कमेंट करें। एक्चुअली एक कुछ भी बात नहीं है, जब भी हम केमिकल सब्सटेंसेस को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं सिंथेटिक फाइबर से, तो हम कोई नेचुरल मटेरियल ले ही नहीं रहे। तो नेचुरल मटेरियल ही नहीं ले रहे तो हमारे फॉरेस्ट को क्या दिक्कत आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। ना ही हम वहाँ से वुड पल्प ले रहे हैं, ना ही हम वहाँ से उनके कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो हमारे कंजर्व हो रहे हैं फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। तो देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जो थर्म और हीट जो है, मतलब थर्म मीन्स हीट और प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हीट के साथ ही काम करता है ना। तो मतलब एक बार जब हम उसे हीट देंगे तो वो बेंट हो जाएगा, दोबारा से हीट देंगे फिर से बेंट हो जाएगा। और जो हम इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भी तो उसमें करंट ही पास होगा ना। सपोज़ किसी वायर को हमने करंट दे दिया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक वाली जगह पे वो मेल्ट होके वो चीज़ तो गिर जाएगी, वहाँ पे तो करंट लग सकता है। अगर हम वहाँ पे थर्मोप्लास्टिक लगा दें और साथ में एक बल्ब भी लगा दें, तो एक टाइम आएगा कि वहाँ से वो थर्मोप्लास्टिक जो लगा हुआ है वो हट जाएगा और वो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थर्मोप्लास्टिक था भाई, वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह की गलती ना करें और ये अपनी जो आपकी टीचर ने लिखवाया हुआ है वही आंसर करें। बाकी आप समझने के लिए समझ ही गए होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो समाप्त होते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस के पे। और मैं आपके सजेशंस का हमेशा इंतज़ार करती हूँ। और कोई एक पता नहीं कौन है सब्सक्राइबर जो मेरे हर एक कमेंट को मुझसे पहले ही लाइक कर देते हैं, उनको भी धन्यवाद। मेरी वीडियो को भी लाइक कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए कोई एक भी बंदा देख रहा है तो मतलब मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। थैंक यू वंस अगेन।